स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। नाउ, कल हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है मैन पावर प्लानिंग का। मैन पावर प्लानिंग देखो, मैन पावर प्लानिंग मींस एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय नीडेड इन द फ्यूचर। मैन पावर प्लानिंग करना, इसका ही मतलब हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज लगने वाले हैं और कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज लगने वाले हैं, मतलब फाइनेंस में लगने वाले हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगने वाले हैं या फिर आईटी डिपार्टमेंट में लगने वाले हैं। कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज मतलब कौन से टाइप के एम्प्लॉयज लगने वाले, और नंबर कितने लगने वाले मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने लगने वाले हैं, वो प्लान करना, उसका एस्टिमेट निकालना। ओके, मतलब ही क्या है मैन पावर प्लानिंग। अभी डेलेस बीच क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज acquired adequate qualified people at a proper time। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ही क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल, और वो भी कौन से क्वालिफाइड पर्सन होना एक टाइम पे, मतलब ही क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। इसका ही मतलब जो आप रिसोर्सेस हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्वालिफाइड होना जरूरी है, और वो जब आपको नीडेड है तब होना जरूरी है। इसका ही मतलब क्या है मैन पावर प्लानिंग है। अभी स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग देखो, मैन पावर प्लानिंग में स्टेप्स क्या क्या आते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला और फॉरमोस्ट स्टेप क्या है रे, कि सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है रे, ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड करना है। इसमें एग्जांपल देखो, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर। आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि अगले साल आपको प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। अभी आपके ऑब्जेक्टिव को मेल खाते हुए स्किल एंड क्वालिफाइड पर्सन की आपको जरूरत होगी। सो इसके लिए आपको क्या लगेगा, फिर मैनेजमेंट को स्किल्ड एम्प्लॉयज लगेंगे, या तो फिर जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या देना पड़ेगा, जो आपको स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनको वो ट्रेन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल में क्या आता है कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन नीडेड। जो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन नीडेड है वो आइडेंटिफाई करेगी मैनेजमेंट। तो एग्जांपल देखो, नीड फॉर अ ट्रेंड इंजीनियर एंड सेल्स स्टाफ। इस केस में आपको क्या लगेंगे, इंजीनियर, ट्रेंड इंजीनियर लगेंगे और सेल्स स्टाफ भी लगेगा। तीसरा स्टेप आता है एस्टिमेटिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। फ्यूचर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड। आपको ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे फ्यूचर में, वो आज आप क्या करेंगे, एस्टिमेट करोगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी में नीड 20 एडिशनल वर्कर। वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको और 20 लोगों की जरूरत होगी। दैट इज व्हाट, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान। प्लान्स आर प्रिपेयर टू फुलफिल मैन पावर नीड। जो भी आप प्लान बनाओगे वो एक्शन प्लान बनाओगे, और उससे क्या होगा, मैन पावर की नीड्स फुलफिल होगी। इसका ही मतलब रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप जो एम्प्लॉयज लोगे, ये 20 एडिशनल पर्सन आप लोगे एज अ वर्कर बोल के, उनके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अभी इंपॉर्टेंट एरियाज देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, प्रेजेंट वर्कफोर्स असेसमेंट, फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट। ये तीन चीजें इंक्लूडेड इंक्लूडेड होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए जो आपके पास प्रेजेंट वर्कफोर्स है उसको असेसमेंट करना पड़ेगा, उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा, फ्यूचर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट देखो, आपको आने वाले दिनों में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट, और ये दोनों को, प्रेजेंट एम्प्लॉयज को और जो नए वाले आपने हायर किए वो दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग किसके लिए प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। देन बाद में दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। सबको पता है
रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या करना, लोगों को सर्च करना और अट्रैक्ट करना कैंडिडेट्स को फॉर अ सुटेबल जॉब। तो ये डेल ऑर्डर क्या कहता है कि रिक्रूटमेंट ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या आता है रे, डिस्कवर करना, डिस्कवर मतलब क्या, ढूंढना मैन पावर सोर्सेस को और लोगों को मतलब कैंडिडेट्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिक्रूटमेंट का, पहले तो आप क्या करो, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करो। दूसरा, उनका एक लार्ज पूल बनाओ, मतलब लार्ज ग्रुप बनाओ, और सप्लाई कंटिन्यूसली रखो। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग जॉब एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर एंड वेबसाइट। आप इसके लिए, आपको अगर ढूंढने हैं, प्रॉपर एप्लीकेंट ढूंढने हैं आपके पोजीशन के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो न्यूज़पेपर में या फिर वेबसाइट पे। फिर बाद में आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या, चूजिंग अ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट। जितने लोगों ने आपके पास एप्लीकेशन किया है, वो एप्लीकेशन करने वाले लोगों में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आपको क्या करना है, उसके इसमें सिलेक्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्टाफिंग में का। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ये पहला इंपॉर्टेंस है। ओके। दूसरा, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, इससे एम्प्लॉय या तो फिर लेबर टर्नओवर कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बाद में इसका एग्जाम्पल देखो, आप फिर कैसे सिलेक्ट करोगे लोगों को, मतलब कैंडिडेट्स को, आप इंटरव्यूज एंड रिटर्न टेस्ट के जरिए उनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सिलेक्ट किए वाले लोगों को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज एंड स्किल इंप्रूव होने के लिए। ओके। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, सबसे पहले ट्रेनिंग से इफिशियंसी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और एम्प्लॉयज में एबिलिटीज डेवलप होती है जो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हो ऑफिस एम्प्लॉयज को, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टाफिंग। देन बाद में आता है, आने जो आपके पास, आपने ट्रेनिंग देने के बाद जो लोग आपके पास एम्प्लॉयज हायर किए आपने, उनको प्लेसमेंट देना एंड उनका इंडक्शन देना। प्लेसमेंट मतलब क्या, आपको एम्प्लॉयज को असाइन करना है सुटेबल जॉब उनके स्किल्स एंड एबिलिटी के हिसाब से। इससे क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि लोगों को, जो हायर किए वाले एम्प्लॉयज है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एब्सेंटिज्म कम रहता है, मतलब प्रेजेंट रहेंगे एट द सेम टाइम जब को रिक्वायर्ड है लोग तब, और इफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे कि एम्प्लॉय स्किल्ड इन अकाउंटिंग इज प्लेस्ड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपने एक इंटरव्यू प्लेसमेंट कंडक्ट किया और उसमें से कुछ कैंडिडेट हायर किए, उसमें से एक कैंडिडेट आपको लगा कि ये स्किल्ड पर्सन है अकाउंटिंग में, तो इसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट देना चाहिए। सो दिस इज अ प्लेसमेंट। मतलब क्या, आपने जो एम्प्लॉय है उसके जॉब्स के स्किल्स एंड एबिलिटी के हिसाब से उसको क्या किया, जॉब ऑफर किया। फिर बाद में एक बार आपने उसको जॉब ऑफर किया, उसने ज्वाइन कर दी कंपनी, फिर उसका आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है नए एम्प्लॉयज को, किससे रे, ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से, आपका जॉब क्या है उससे, रूल्स क्या रहेंगे कंपनी के उससे, और कंपनी का एनवायरनमेंट कैसे रहेगा उससे। बाद में ऑब्जेक्टिव देखो, ये इंडक्शन क्यों जरूरी है रे, लोगों, जो एम्प्लॉयज आपके कंपनी में हायर किए जाएंगे उनको कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड कमिटमेंट बनाने के लिए आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत रहेगी। जैसे एग्जांपल, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज। जो नए लोग आएंगे उनके लिए आप क्या करोगे रे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या करोगे, रखोगे। तो देखो, डायग्राम देखो स्टाफिंग प्रोसेस का, ये पढ़ लो एक बार। स्टाफिंग क्यों जरूरी है रे, क्योंकि इससे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज हमें पता चलती है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होने में हेल्प हो जाता है, और एम्प्लॉयज का मॉरल बढ़ता है। सो कंक्लूजन एंड इफेक्ट, क्विक रिवीजन पॉइंट्स इज फॉर यू। अब ये सोर्सेस, आई थिंक सो ये कल हो गया है अपना पीटर प्रिंसिपल, ये भी हो गए, ओ सॉरी। यहाँ तक हो गया है शायद, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यहाँ तक हो गया है। सिलेक्शन से हम शायद हमारा चल रहा था। सिलेक्शन ले लेंगे हम, वो हमारा कल हो गया था। सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन का मतलब क्या, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब अमंग द एप्लीकेंट्स। जितने भी लोगों के एप्लीकेशन आपके पास आए हैं फॉर एप्लीकेशन, जॉब जॉब को अप्लाई किया जितने भी लोगों ने, उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना, इसका ही मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है।
इट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन स्टाफिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है स्टाफिंग की, बिकॉज रॉन्ग सिलेक्शन कैन बी कॉस्टली। पहला, अगर आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर दिया तो कॉस्टली हो सकता है। कॉस्टली कौन से सेंस में होगा? अगर आपने रॉन्ग एम्प्लॉय रॉन्ग पोजीशन पे डाल दिया तो उसका सैलरी का खर्चा बढ़ेगा, उसको रिक्रूट करने के लिए जो भी इंटरव्यू वगैरह लिया, ट्रेनिंग दी, इंडक्शन दिया, उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो ये हो सकता है अगर आपने गलत प्लानिंग, गलत सिलेक्शन किया तो, एंड में रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी। और दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी उसमें क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। सिलेक्शन एज अ निगेटिव प्रोसेस, देखो सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्यों? अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। सबसे पहले जो भी सुटेबल नहीं है पोजीशन के लिए उनको रिजेक्ट किया जाता है, एंड सुटेबल कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। सो इसका प्रोसेस क्या रहता है? पहले रहता है एप्लीकेशन ब्लैंक। देखो पहले क्या करते हैं, कैंडिडेट्स फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स सच एज। पहले क्या करना पड़ता है आपको? कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें क्या क्या डिटेल्स डालने पड़ते हैं? आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका एज कितना है, आपका स्किल्स क्या क्या है आपके पास, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, मतलब एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ये सारी चीजें। ये सारा रिटन रिकॉर्ड रहता है कैंडिडेट का। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एप्लीकेंट की, और मैनेजमेंट को भी हेल्प हो जाता है शॉर्टलिस्ट करने में कैंडिडेट को। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आस्क कैंडिडेट टू फाइल एन ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस केस में अभी अभी ये सिनारियो में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन डाल देती है, और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कहती है कि आप क्या करो, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के दे दो। फिर उसमें से वो क्या करेंगे, अरे शॉर्टलिस्ट करेंगे लोगों को। दूसरा प्रोसेस होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में मतलब शॉर्ट इनिशियल इंटरव्यू रहता है। ये क्यों होता है रे? कि अगर कोई अनसुटेबल कैंडिडेट है तो उसको पहले ही क्या कर देते हैं रे, रिमूव कर देते, तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। ये आप ऑन कॉल हो सकता है, मतलब फोन के ऊपर हो सकता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, या तो फिर आपने जैसा ये जूम मीटिंग जैसे हमने कंडक्ट की है उस प्रकार से ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा। मतलब ये कोई मेन इंटरव्यू नहीं रहता। मेन इंटरव्यू होने से पहले एक शॉर्ट इंटरव्यू रहता है, इनिशियल इंटरेक्शन रहता है। अगर वहां पे एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को लगता है कि ये सुटेबल नहीं है तो वहां के वहां उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस देखो, इससे टाइम एंड कॉस्ट सेव हो जाती है। ओके, जो मेन इंटरव्यू के लिए जितना टाइम और कॉस्ट लगेगा वो यही स्टेज पे खत्म हो जाएगी। और इट रिड्यूस अननेसेसरी प्रोसेसिंग ऑफ अनसुटेबल एप्लीकेंट। क्योंकि कोई भी एप्लीकेंट जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उसको पहले से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक सारी प्रोसेस उसके लिए करनी पड़ती है। पर अगर आपको पहले ही पता चल गया बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोसेस, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि कैंडिडेट सुटेबल नहीं है जॉब के लिए, तो आपका उस केस में अननेसेसरी प्रोसेसिंग बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चेकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक क्वालिफिकेशन। कॉल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सकते हो, उसका बेसिक क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हो, सो दैट अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप उसको क्या करोगे मेन इंटरव्यू के लिए, या तो फिर टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे। अगर वो बंदा फेल हो जाता है तो फिर आप बाद में उसको किसी भी मतलब बाद में टेस्ट के लिए या तो फिर मेन इंटरव्यू के लिए उसको रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर बाद में प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में अगर वो बंदा पास हो गया तो तीसरा स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो देखो टेस्ट किसके लिए कंडक्ट की जाती है रे? वो कैंडिडेट का एबिलिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब, फॉर द जॉब, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जनरली आईटी कंपनी जो रहती है, आईटी ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंपलसरी रहता है। उनका पहला स्टेप ही रहता है इंटरव्यू का, प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद का ये सारे लोगों का रिटर्न टेस्ट लेते हैं। तो इस केस में देखो क्या क्या टेस्ट के भी टाइप्स है। पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या की जाती है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पावर को चेक किया जाता है। दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका नए स्किल लर्न करने की एबिलिटी कितनी है आपकी, वो टेस्ट किया जाता है। फिर बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहती है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहता है, मेजर एग्जिस्टिंग जॉब्स की, जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब से रिलेटेड स्किल सेट आपके पास है या नहीं, वो देखने के लिए क्या किया जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। फिर बाद में आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपका बिहेवियर और पर्सनल ट्रेट्स, आप कैसे पोर्ट्रे करते हो खुद को, ये सारी चीजें पर्सनालिटी टेस्ट में कवर होती है। और फिर आता है इंटरेस्ट एंड हॉबी टेस्ट। इससे आपको आपके पर्सनल इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस पता चलते हैं। इसका इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जो कैंडिडेट आपको क्या होता है, इसमें हेल्प हो जाती है किसको, कैंडिडेट को मैच करने के लिए आपके जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कैंडिडेट की एबिलिटी।
मैच हो रही है नहीं, ये आपको उसी ये टेस्ट में ही पता चल जाता है। फिर टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो फिर बाद में आता है फाइनल इंटरव्यू का राउंड। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट का। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है रे, इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप पता कर सकते हो कैंडिडेट का। दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हो। ओके। और आप क्या कर सकते हो, वो जॉब से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है और कंपनी की जो भी पॉलिसी है वो आप सामने उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट को फाइनल जजमेंट बनाने के लिए ये काम आएगा। ये कौन सा, फाइनल इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल पैनल इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द सीनियर मैनेजर, और जनरली ये फाइनल इंटरव्यू को ही पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। ये पैनल इंटरव्यू कौन कंडक्ट करता है, मोस्टली सीनियर मैनेजर्स ही कंडक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में पांचवा आता है, एक बार कैंडिडेट का पैनल इंटरव्यू हो गया, ओके, तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और उसके रेफरेंसेस, वो किसी किसी रेफरेंस से हमारे कंपनी में अप्लाई किया उसने, वो रेफरेंसेस को भी क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें देखेंगे वो, कि पिछला एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे था, मतलब उसकी पहली कंपनी कौन सी थी आपकी कंपनी को अप्लाई करने से पहले। दूसरा, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसा है, पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि अगर कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है ना, इसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन चेक की जाती है। इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी एंड ऑनेस्टी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, कि आपके कंपनी में जो बंदा अपॉइंट हो रहा है वो प्रॉपर सब ये कैरेक्टर, रेपुटेशन, पुलिस रिकॉर्ड, ये सब चीजों में क्लियर है कि नहीं, ये देखने के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर बाद में आता है, इसका एग्जाम्पल देखो, कॉलिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर वेरिफिकेशन। बेसिकली जब भी कभी आप नए कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो वो जो नई कंपनी वाले लोग हैं ना, वो आपकी पहले पुरानी वाली कंपनी को कॉल करके आपके बारे में वेरीफाई करते हैं कि ये एम्प्लॉय बोल के कैसा है वगैरह, इस ऐसी चीजें। सो दिस इज नथिंग बट इज कम अंडर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। फिर एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्यों, कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं ये चेक करने के लिए कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके। इससे क्या होता है कि अनफिट रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कैंडिडेट। दूसरा, प्रोटेक्ट्स वर्क प्लेस सेफ्टी, इससे वर्क प्लेस की सेफ्टी बनाई रहती है। और हेल्थ रिलेटेड जो अब्सेंटिज्म होता है कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा कंपनी में वगैरह, तो ये सारी चीजें इस केस में रिड्यूस हो जाती है। जैसे फिटनेस टेस्ट बिफोर द फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, कोई भी बंदा अगर आप जब फैक्ट्री मतलब फ्लोर पे ले रहे हो, फैक्ट्री में एज अ वर्कर बोल के ले रहे हो ना, तो उसका पहले फिटनेस चेक किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी काम है वो पूरा फिजिकल एक्टिविटी उस केस में ज्यादा रहती है, तो फिजिकली फिट होना बंदे का जरूरी है। तो इसकी वजह से फिटनेस टेस्ट उस केस में जरूरी होता है। ये सारी चीजें होने के बाद फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट किया जाता है। सारे स्टेजेस में अगर वो क्लियर हो गया तो वो क्या होता है, सिलेक्ट किया जाता है और उसको अपॉइंट किया जाता है। फिर उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगी कंपनी। एक बार ये सारे टेस्ट में अगर वो पास हो गया तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या रहता है, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, प्रोविजन पीरियड मतलब उसका ट्रेनिंग पीरियड टाइप्स रहता है वो कितना रहेगा, उसको अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, टर्म्स क्या क्या रहेगी एम्प्लॉयमेंट की, वो सारी चीजें उसमें, लीव पॉलिसी वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप वो कंपनी में क्या हो गया, एज अ एम्प्लॉय बोल के अपॉइंटमेंट आपका हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो देखो नीचे सिलेक्शन का डायग्राम दिया है मैंने सिलेक्शन प्रोसेस का, वो एक बार पढ़ लो आप। देन देखो इंपॉर्टेंस क्या है सिलेक्शन प्रोसेस का। आप सुटेबल कैंडिडेट आपको मिलने के लिए हेल्प हो जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है। अगर सुटेबल कैंडिडेट आपको मिल गया तो उससे ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरा, इससे ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी भी बढ़ती है। इसका कंक्लूजन एंड क्विक रिवीजन पॉइंट इज फॉर योर रेफरेंस, वो आपने पढ़ लेने का। ठीक है। ये सारा सिलेक्शन होने के बाद का इंपॉर्टेंट एरिया है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड। अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों, ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट एम्प्लॉइज एंड देन प्रोवाइड ट्रेनिंग। पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लोगों को सिलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है एम्प्लॉइज को, और फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और ट्रेनिंग किस चीज के लिए प्रोवाइड करती है, इंप्रूव करने के लिए। फिर क्या इंप्रूव करने के लिए, उनका नॉलेज, दूसरा उनका स्किल, तीसरा उनका एफिशिएंसी, चौथा उनका एडेप्टेबिलिटी, और पांचवा ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अभी ट्रेनिंग का मीनिंग देखो, ट्रेनिंग क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे क्या इंप्रूव होता है, एम्प्लॉय का नॉलेज एंड स्किल ये इंप्रूव होता है।
जो उसको रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इफेक्टिवली। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहा जाता है। एडविन फ्लिप्पो ने ट्रेनिंग का डेफिनेशन दिया है। वो क्या कहता है, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज का नॉलेज एंड स्किल उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, ऐसी कौन सा भी एक्ट अगर आप कर रहे हो तो उसे आप क्या कह सकते हो, ट्रेनिंग कह सकते हो। देन बाद में आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूविंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी, एबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का पर्सनालिटी को डेवलप करना, इंप्रूव करना, उसके एबिलिटीज को इंप्रूव करना, और उसका जो भी फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, मतलब फ्यूचर में और क्या क्या हासिल कर सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन, उसको इंप्रूव करना ही मतलब उसका क्या है, डेवलपमेंट है। इसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों का है, दोनों में भी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग किस पे फोकस करती है, प्रेजेंट जॉब परफॉर्मेंस पे फोकस करती है, और डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करती है, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। सो दोनों में ये की डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान में रखने का। ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आप पहले से जॉब कर रहे हो उसमें ही आपके स्किल्स एंड एबिलिटी को इंक्रीज करना, मतलब आपको आपके पास जो है फिलहाल उसको ही इंप्रूव करना, पॉलिश करना, मतलब ट्रेनिंग। बट आपके पास जो नहीं है बट फ्यूचर में आपको लगने वाला है, ऐसी जो भी एबिलिटी, स्किल्स एंड डेवलपमेंट, स्किल्स एंड ग्रोथ रिलेटेड चीजें हैं, वो सारा डेवलपमेंट में कंसिडर होता है। अभी फीचर्स देखो ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दूसरा, ये जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। बाद में एम्प्लॉय का इफिशिएंसी बढ़ता है इससे। एम्प्लॉय चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ट्रेनिंग हमेशा चलते रहते हैं। अभी देखो पर्पस और तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, क्यों किया जाता है, ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है एम्प्लॉयज को। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एम्प्लॉयज की तो इफिशियंसी बढ़ेगी, साथ साथ आउटपुट भी आपका बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, वर्कर्स कंप्लीट द टास्क फास्टर आफ्टर मशीन ट्रेनिंग। अगर मशीन कैसे चलाना है उसका ट्रेनिंग अगर आपने प्रॉपर दे दिया है वर्कर को, तो वो क्या करेगा, टास्क जल्दी कंप्लीट कर पाएगा। दूसरा, इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। ट्रेनिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयज प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर वो एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में स्किलफुल है तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा। देन तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल फ्यूचर पर्सनल नीड। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय का जो भी उसकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। बाद में आता है एम्प्लॉयज, इंप्रूव एम्प्लॉयज हेल्थ। एम्प्लॉय लर्न प्रॉपर वर्क मेथड्स एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय क्या करता है, कैसे काम करना है उसका प्रॉपर मेथड वो क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। और उससे क्या होता है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी क्या हो सकती है, उसकी डेवलप हो सकती है। मतलब काम करते समय कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है वो मशीन को कैसे चलाना है तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। फिर प्रमोट सेफ्टी एट अ वर्क प्लेस। एक्सीडेंट एंड इंजुरीज कम हो सकते हैं ट्रेनिंग से, आपको पता है कि वो मशीन कैसे चलानी है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसका ये होगा कि उससे एक्सीडेंट्स और इंजुरीज क्या होगी, कम होगी। जैसे एग्जाम्पल, सेफ्टी ट्रेनिंग इन द फैक्ट्री। हर एक फैक्ट्री में सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को। बाद में प्रिवेंट एब्सोलेंस। देखो, एम्प्लॉयज लर्न मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इससे नए नए क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयज सीखेगा ट्रेनिंग से। पर्सनल ग्रोथ सातवां है, इनकरेज द पर्सनल ग्रोथ। इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके करियर की ग्रोथ होगी। और इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो, टीम वर्क बना रहेगा ट्रेनिंग से अच्छा खासा, और उससे वर्क एनवायरमेंट में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। अभी देखो इंपॉर्टेंस, देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वेस्टेज एंड एरर्स कम करेंगे लोग, गलतियां कम करेंगे, वेस्ट कम करेंगे लोग। एम्प्लॉयज का मॉरल हमेशा इंप्रूव रहेगा, उसका मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज में। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे उसको वो इजीली अडेप्ट कर पाएगा, और एक्सीडेंट्स कम होंगे ट्रेनिंग की वजह से। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्किल इम्प्रूव्ड थ्रू द ट्रेनिंग। अभी स्किल आप इंप्रूव कर सकते हो, और वो किसके जरिए कर सकते हो, ट्रेनिंग्स के जरिए कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू ओजेफ हैरिस, ट्रेनिंग इंप्रूव्स मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्किल। ट्रेनिंग से तीन प्रकार के स्किल इंप्रूव हो सकता है। इसका ये किसका कहना है, ये ओजेफ हैरी का कहना है। पहला कौन सा है, ऑपरेटिव स्किल। इसका ही मतलब क्या, स्किल नीडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सक्सेसफुली। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या है, मशीन ऑपरेटिंग स्किल्स इन फैक्ट्री। ऑपरेटिव स्किल किसे कहते रहे, कि एखादा टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास
जो स्किल होना जरूरी है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिव स्किल्स। जैसे कंपनी, अगर आप फैक्ट्री में अपॉइंट किए जाते हो तो फैक्ट्री में वो मशीन चलाने का आपको आना चाहिए, मतलब वो मशीन ऑपरेटिंग स्किल आपके पास होना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा स्किल का टाइप आता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल पर्सनल स्किल में क्या रहता है, स्किल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद अदर। आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स है या तो फिर आपके जो भी कोलिग्स है, उनके साथ आप कैसे रिलेशंस मेंटेन करते हो, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। अभी इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। ये दो चीजें आपके पास होना जरूरी है। और तीसरा आता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल में ये स्किल रिलेटिंग टू आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन, ये दोनों एबिलिटीज आपके पास है या नहीं, ये स्किल सेट ये बताता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैनेजर डिसाइडिंग हाउ टू सॉल्व द प्रोडक्शन प्रॉब्लम। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो कैसे सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा। सो बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय के पास ये तीन चीजें होना जरूरी है। जैसे कि हम अभी कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो हमारे पास हमें ये अगर कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पास ऑपरेटिव स्किल होना जरूरी है। ऑपरेटिव स्किल होना जरूरी है का मतलब क्या रहता है कि आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड पूरा जानकारी होना जरूरी है। और दूसरा, आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाते आना चाहिए, मतलब आपके पास आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको वर्ड आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, आपको अभी एआई बहुत चल रहा है तो आपको एआई रिलेटेड टूल्स भी इस्तेमाल करते आने चाहिए, तो ये अपना ऑपरेटिव स्किल्स में हो गया। दूसरा आता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में आपको क्या करना पड़ता है, आपका कम्युनिकेशन और आपका टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, ये दोनों स्किल आपके पास होने चाहिए। और तीसरा, डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब क्या, अगर आप किसी पोजीशन पे अगर हायर होते हो तो पोजीशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। सो दीज थ्री स्किल्स आर नीडेड। और ये तीन स्किल्स आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, उसको आपके इम्प्रूव कर सकते हो और आपके डे टू डे लाइफ में उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पे दिया है मैंने, एक बार आप पढ़ लो। ओके, और कंक्लूजन और क्विक रिवीजन पॉइंट इज फॉर योर रेफरेंस। ओके, ये एग्जाम के पहले दिन आपको पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। फिर आता है, अभी ट्रेनिंग तो देख लिया हमने, अभी इसके कुछ मेथड्स है ट्रेनिंग के। ओके, ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, बेसिकली कुछ टेक्निक्स है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो क्या करता है, इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के नॉलेज को, स्किल को और उसके इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो ट्रेनिंग मेथड्स देखो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। ट्रेनिंग मेथड्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव, ओके, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, ट्रेनिंग में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, ये क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मतलब आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल सेट रहता है, उसमें कुछ और चीजें आके इंक्लूड होती है, या तो फिर आपको कंप्लीटली नई चीजें सीखने को मिलती है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास सीएमए का थेरोटिकल नॉलेज है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या लगेगा, आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहेगी। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, देन बाद में देर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली यहाँ पे दो मेजर मेथड से ट्रेनिंग के, पहला है ऑन जॉब ट्रेनिंग और दूसरा है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग किसे कहेंगे, तो देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर जॉब। वो ऑलरेडी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो काम करते करते उनको जब आप क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो फॉर परफॉर्मिंग, उनका जॉब परफॉर्म करते समय उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। जब वो जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं तभी उनको जब ट्रेनिंग दिया जाता है उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग जनरली कौन देता है, सुपरवाइजर लोग जो है वो देते हैं, या तो फिर सीनियर्स देते हैं, या तो फिर वर्कर में ही जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है वो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे। फीचर्स देखो ऑन जॉब ट्रेनिंग के, लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ रियल वर्क इन्वायरमेंट। ओके, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्चुअल में काम करने का, एक्चुअल एनवायरमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा। दूसरा, आर्टिफिशियल सेटअप की जरूरत नहीं रहती इसकी। और तीसरा, एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग वर्क, काम करते समय ही आपको उस केस में उस सीखने को मिलेगा। सो इसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन से मेथड्स है, कौन से जरिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, तो पहला जरिया है कोचिंग के जरिए। जैसे सीनियर एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनीज पर्सनली। जैसे आपके सुपरवाइजर रहेंगे या तो फिर आपके जो भी सीनियर एम्प्लॉयज रहेंगे, वो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, पर्सनली जाके ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे। इसका एग्जांपल देखो, मैनेजर्स टीचर्स एम्प्लॉय हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट। जैसे कि आपके मैनेजर ने एक दिन बोला सुबह कि मैं आज 1 घंटा आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो मॉर्निंग में उसने आपको 1 घंटे का सेशन दे दिया और उधर सिखा दिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो दिस कम अंडर द ऑन जॉब ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, और उसे कोचिंग कहते हैं। दूसरा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहते हैं। ट्रेनीज लर्न द स्किल अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन फॉर अ फिक्स पीरियड। कि आप आगे जाके जब फ्यूचर में कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको अप्रेंटिस दिखेंगे। अप्रेंटिस मतलब क्या, लोग हायर किए जाते हैं फॉर फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 6 महीने के लिए या तो फिर साल भर के लिए। और वो क्या करते रहे, स्किल सीखते हैं। मतलब उनको अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं, अलग अलग चीज सिखाई जाती है। ओके, अंडर सुपर एक्सपर्ट सुपरविजन। सो फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स और प्लम्बर, ये जो लोगों का काम रहता है वो सारा अप्रेंटिसशिप में आता है। फिर बाद में आता है जॉब रोटेशन। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या तो फिर एक जॉब से दूसरे जॉब के ऊपर आपको शिफ्ट किया जाता है और उससे बंदा सीखता है। उसका पर्पज है आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपकी वर्सेटैलिटी बढ़ती है, मतलब आप एक से ज्यादा काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। जैसे एम्प्लॉय वर्क इन सेल्स, फाइनेंस एंड एचआर डिपार्टमेंट वन आफ्टर अनदर। तो आप एज एम्प्लॉय बोल के अपॉइंट हो गए, तो पहले आपको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, वहां का एक्सपीरियंस आपको आ गया, फिर आपको फाइनेंस में शिफ्ट कर दिया, फिर वहां का एक्सपीरियंस लेने के लिए बोला, फिर वो एक्सपीरियंस आपको आ गया, फिर आपको एचआर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। सो इस तरीके से जॉब रोटेट करने से भी आपको एक प्रकार का ट्रेनिंग मिलता है, और ये सारा ऑन जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इससे कहते हैं देखो, ट्रेनिंग इज गिवन इन अ सेटअप सिमिलर टू एक्चुअल वर्क प्लेस यूजिंग डुप्लीकेट इक्विपमेंट। जैसे हम 4 व्हीलर सीखते हो ना, 4 व्हीलर का जब क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो वो क्लास में ना आपको पहले 8-10 दिन वो स्टेयरिंग रहता है। ओके, डायरेक्टली आपको गाड़ी के ऊपर नहीं बिठाएंगे। उनके प्लेस पे जहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, वहां पे एक डुप्लीकेट इक्विपमेंट लगा के, डुप्लीकेट स्टेयरिंग लगा के, जैसे आप ये करते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, गेम वगैरह खेलते हो ना जैसे, तो उसी प्रकार से उनका एक मशीन रहता है, उसके ऊपर बिठा के वहां पे जैसे आपका 4 व्हीलर के इसमें पूरा असेंबली रहेगा, वहां पे भी वैसे ही रहेगा। और वहां पे आपको पहले गियर कैसे डालना है, ओके, बाद में आपको स्टेयरिंग कैसे घुमाना है, वो सारी चीजें दिखाई जाएगी। तो बेसिकली ये डुप्लीकेट सेटअप रहता है जिसके ऊपर आपको पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर जाके आपको मेन सेटअप के ऊपर काम करवाएंगे। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से आपकी गलतियां कम होगी और आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपको कैसे हैंडल करना है। इसका एग्जाम्पल देखो, मशीन ट्रेनिंग इन सेपरेट ट्रेनिंग रूम। तो कंपनीज में भी ऐसा होता है कि एक सेपरेट ट्रेनिंग रूम रहती है, वहां पे ना डुप्लीकेट मशीन, मतलब डुप्लीकेट इक्विपमेंट रखे जाते हैं, एक सारी मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए। फिर बाद में आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो देखो, एम्प्लॉय इंप्रूव देयर नॉलेज थ्रू द सेल्फ लर्निंग मेथड, खुद से ही सीखते हैं। जैसे कि आप मैनुअल्स बनाओगे कुछ, और वो मैनुअल बांट दोगे एम्प्लॉयज में, और बोलोगे आप पढ़ लो। ऑनलाइन लर्निंग या तो फिर सेल्फ स्टडी, इसके जरिए भी आप क्या कर सकते, आप आपके स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके मेरिट्स है, तो एडवांटेज देखो ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग के, आपको रियल एक्चुअल वर्किंग कंडीशन पता चल जाती है। दूसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एम्प्लॉय अंडरस्टैंड कर लेता है कि एक्चुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो कैसे प्रोसीजर और कैसे सिस्टम्स रहेगी। ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है। इसको सेपरेट ट्रेनिंग सेशन रखने के लिए तो कोई सेपरेट इक्विपमेंट की वगैरह जरूरत नहीं। जॉब के चलते चलते, जॉब करते करते ये ट्रेनिंग आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज देखो, हैप्पीजेड लर्निंग, लाइक इसमें कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहता, जो जैसे है वैसे सिखा के चला जाता है। सो इसके वजह से क्या है, इसमें कोई प्रॉपर फ्लो आप या तो फिर स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं होता। इसमें डैमेजेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस नहीं रहते इस केस में, इस वजह से। बाद में तीसरा डिसएडवांटेज है लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका जो आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे डिग्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, डिफिकल्ट टू लर्न एंड वर्क टुगेदर, दोनों भी इस काम एक साथ करना कभी कभी एम्प्लॉयज को डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये ऑन जॉब ट्रेनिंग सुटेबल किन लोगों को है, सुपरवाइजर्स को, ऑपरेटिव्स को, मतलब जो ऑपरेटर्स वगैरह रहते हैं उनको, और लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब वर्कर्स वगैरह, ये सारे लोगों को ये ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या आएगा, सुटेबल रहेगा। बाद में आता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी है ना, मीटिंग खत्म हो रही है, मैं दूसरी लिंक भेजती हूँ, वो आप क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है।